नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ड्राई फार्मिंग या ड्राई लैंड फार्मिंग के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, ड्राई फार्मिंग या ड्राई लैंड फार्मिंग ये इंडियन ज्योग्राफी यानी पेपर 2 के एग्रीकल्चर जो सेक्शन है उसके अंदर एक टॉपिक है दोस्तों, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग। उससे आप इस जो ड्राई फार्मिंग जो टॉपिक है उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ड्राई फार्मिंग होती क्या है, फिर ड्राई फार्मिंग एरिया इंडिया में कहाँ कहाँ है, फिर देखेंगे ड्राई लैंड जो टेक्निक होती है जो रिड्यूस करती है इवेपोरेशन, जो सॉइल में मॉइस्चर होती है उसको इवेपोरेट करने कि रोकने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है ड्राई लैंड एरिया में, उसको यहाँ पे देखेंगे। फिर देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है ड्राई फार्मिंग की या ड्राई लैंड फार्मिंग की ड्रॉट प्रोन एरिया में। फिर लास्ट में देखेंगे चैलेंजेस क्या हैं ड्राई फार्मिंग का। तो दोस्तों, ड्राई फार्मिंग को ड्राई लैंड फार्मिंग भी बोलते हैं, दोनों ही एक हैं, दोनों ही सिनोनिम्स है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग या ड्राई फार्मिंग से रिलेटेड यूपीएससी ने 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग इन ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ इंडिया। भारत के सूखा संभावित क्षेत्रों में शुष्क कृषि की महत्व की व्याख्या कीजिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राई फार्मिंग से रिलेटेड, वो यदि आप अच्छे से इसको स्टडी करेंगे तो ड्राई लैंड फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं इंडिया में कितने टाइप की खेती की जाती है यदि सॉइल मॉइस्चर को बेसिस माना जाए, यानी कि जो सॉइल में जो मॉइस्चर होती है, जो उसमें वाटर की कंटेंट होती है, उसके बेसिस पे इंडिया में फार्मिंग की प्रैक्टिस को यदि डिवाइड करें तो दो तरह से फार्मिंग की जाती है इंडिया में, इरिगेटेड फार्मिंग और दूसरा होती है नॉन इरिगेटेड फार्मिंग। पूरे इंडिया में आप देखोगे कहीं जहाँ पे कैनाल या कुछ इरिगेशन की सुविधा है वहाँ पे इरिगेटेड फार्मिंग भी की जाती है, और कहीं जहाँ पे इरिगेशन की सुविधा नहीं है, टोटली यहाँ पे रेनफॉल यानी प्रेसिपिटेशन पे डिपेंडेंट होता है, उसको बोलते हैं नॉन इरिगेटेड फार्मिंग। यदि इरिगेटेड फार्मिंग में भी दोस्तों दो तरह की फार्मिंग होती है, एक होती है प्रोटेक्टिव इरिगेटेड फार्मिंग, दूसरा होती है प्रोडक्टिव इरिगेटेड फार्मिंग। दोस्तों, जो भी हम लोग यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ये जो टॉपिक है वो लिया गया है, और कुछ टॉपिक आपको इंटरनेट से भी लिया गया है। तो दोस्तों, इरिगेटेड जो फार्मिंग होती है वो दो टाइप की होती है, प्रोटेक्टिव इरिगेटेड और होती है प्रोडक्टिव इरिगेटेड। देखो, प्रोटेक्टिव इरिगेटेड में ऐसा फार्म प्रैक्टिस कि जहाँ पे जो इरिगेशन की जाती है वो नाम मात्र की इरिगेशन की जाती है, जब फसल मरने लगता है, जब फसल सूखने लगता है उस समय इरिगेट कर दी जाती है सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव इरिगेटेड। यानी कि फॉर्म को क्रॉप लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, रोकने के लिए इरिगेशन की जाती है नाम मात्रा का, उसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव इरिगेशन। दोस्तों, ये आप देखोगे तो लार्ज पार्ट इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे मान लो जब रेनी सीजन में मानसून से पूरी तरह डिपेंडेंट होता है बहुत सारे एरिया इंडिया का, तो उसमें आप देखोगे मानसून ब्रेक होता है, कुछ दिन का, 15 दिन का, 10 दिन का ब्रेक आता है। तो उस समय क्या करते हैं, एक दो जो इरिगेशन यानी एक दो पानी है फसलों में पटा दिए जाते हैं, सिंचाई कर दिए जाते हैं, तो उसको आप देख सकते हो प्रोटेक्टिव इरिगेशन में। यानी वहाँ पर रेनफॉल से फसल तो डिपेंडेंट है लेकिन एक आध दो सिंचाई कर दी जाती है, क्यों? क्योंकि क्रॉप फेलियर होने लगता है उस समय। तो ये सब प्रोटेक्टिव इरिगेटेड में आती है। दूसरा होती है दोस्तों प्रोडक्टिव इरिगेटेड फार्मिंग। इसमें क्या होती है कि टोटली इरिगेशन पे डिपेंडेंट होता है और उसमें भरपूर जितनी सॉइल मॉइस्चर जरूरत है यानी कि फसल को चाहिए उतना वहाँ पे इरिगेशन की जाती है, और इरिगेशन का मेन मकसद यहाँ पे है कि प्रोडक्शन यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, यील्ड को बढ़ाना क्रॉप को, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव इरिगेशन फार्मिंग। तो इरिगेटेड फार्मिंग एक तरफ प्रैक्टिस होती है, दूसरा होती है नॉन इरिगेटेड फार्मिंग। ऐसा फार्मिंग जिसमें इरिगेशन नहीं की जाती है, टोटली रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन पर डिपेंडेंट होती है, उस टाइप की फार्मिंग बोलते हैं नॉन इरिगेटेड फार्मिंग। तो नॉन इरिगेटेड फार्मिंग में भी आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक होती है वेटलैंड फार्मिंग, दूसरी होती है ड्राई लैंड फार्मिंग और ड्राई फार्मिंग। वेटलैंड में आप देखोगे जैसे मान लो धान की खेती, राइस की खेती, आप देखोगे जूट की खेती, ये आती है वेटलैंड फार्मिंग में आती है। इसमें क्या होती है, जितनी सॉइल में मॉइस्चर चाहिए उससे ज़्यादा रेनफॉल से मिल जाता है,
तो उस एरिया में वेटलैंड फार्मिंग होती है। जैसे मान लो लो लाइंग एरिया है जहाँ पे वाटर वहाँ पे जमा होता है, तो वहाँ पे राइस की खेती की जाती है, जूट की खेती की जाती है, तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है जितनी वहाँ पे अवेलेबल है। तो अवेलेबल से ज़्यादा वहाँ पे मॉइस्चर है और रेनफॉल से डिपेंडेंट है। यहाँ पे कोई सिंचाई नहीं की जाती है, यानी कि एक्सेस जहाँ पे रेनफॉल होते हैं उस एरिया में वेटलैंड की फार्मिंग की जाती है। ये भी नॉन इरिगेटेड फार्मिंग के प्रैक्टिस में आता है। दूसरा है दोस्तों ड्राई लैंड फार्मिंग या ड्राई फार्मिंग, जो आज हम लोग इस वीडियो में इसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो यह नॉन इरिगेटेड फार्मिंग की एक कैटेगरी है, जिसमें यहाँ पे जो सॉइल मॉइस्चर होती है वो आप देखोगे जितनी ज़रूरत है उससे कम अवेलेबल होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती है। देखो यहाँ पे क्या है, रेनफॉल से टोटली डिपेंडेंट है, इरिगेशन नहीं होती है ड्राई लैंड फार्मिंग में, और जो मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल में वो क्या है, ज़रूरत से कम है, जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं होती है। तो उस टाइप की जो फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है वो ड्राई लैंड फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो ड्राई लैंड फार्मिंग में आप देखोगे ज्वार, बाजरा, मकई, ठीक है, ये सब खेती उसमें की जाती है ड्राई लैंड फार्मिंग में। और ड्राई लैंड की जो फार्मिंग की जाती है दोस्तों ड्रॉट प्रोन एरिया में की जाती है, जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल नहीं होती है, जितनी सॉइल को मॉइस्चर चाहिए उतनी नहीं मिलती है, और वहाँ पे इरिगेशन की सुविधा भी नहीं होती है। तो ड्राई जो फार्मिंग होती है, ड्राई लैंड फार्मिंग होती है, और ड्रॉट प्रोन एरिया में की जाती है मेनली। और देखो ड्राई लैंड एरिया जो इंक्लूड होते हैं वहाँ पे 75 सेंटीमीटर या 750 mm जो एनुअल रेनफॉल होती है उससे कम एरिया वहाँ पे रेनफॉल होती है, वहाँ पे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की जाती है, ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। फिर देखो ड्राई जो फार्मिंग प्रैक्टिस है वो एरिड रीजन जहाँ पे कहाँ पे होंगे, जहाँ पे जैसे डिजर्ट हो गया, डिजर्ट के सराउंडिंग रीजन में एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन आते हैं, उससे भी एरिड रीजन आते हैं। तो एरिड रीजन में होते हैं, सेमी एरिड रीजन में होते हैं, सम ह्यूमिड रीजन में होते हैं, और अनसर्टेन या इरेटिक रेनफॉल जहाँ पर होती है, रेनफॉल अनसर्टेन होती है वहाँ पे होती है, और यहाँ पे नो एस्योर्ड इरिगेशन। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है, आप बोल सकते हो ड्राई लैंड जो फार्मिंग होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक है, या एरिया इस सब में ड्राई लैंड की खेती की जाती है। यदि इंडिया की बात करें दोस्तों, रीजन कहाँ कहाँ पे ड्राई लैंड की जाती है, तो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया यानी 75% आप देखोगे इंडिया की जो एरिया है वहाँ पे ड्राई लैंड की प्रैक्टिस की जाती है। आप सोचोगे कि यहाँ पे मानसून से डिपेंडेंट है, तो मानसून में तो सफिशिएंट रेनफॉल होती है, फिर ड्राई लैंड की वहाँ पे मॉइस्चर की कमी कैसे हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ खरीफ फसल की बात नहीं करनी है, खरीफ का रबी फसल, जायद फसल जो होती है, तीनों फसल उसको मिला के आप देखोगे तो रबी फसल में आप देखोगे 75% जो एरिया है वहाँ पे इरिगेशन की सुविधा नहीं है, उतना सफिशिएंट वाटर नहीं है। टोटली रेनफॉल यानी जो बरसात की पानी होती है उसकी मॉइस्चर से वही वहाँ पे खेती होती है। तो इंडिया के आप टोटल देखोगे तो 75% जो एरिया है यहाँ पे ड्राई लैंड, किसी तरह ड्राई लैंड की या ड्राई फार्मिंग की प्रैक्टिस की जाती है इंडिया में। अब देखो ड्राई लैंड की प्रैक्टिस कैसे की जाती है। यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि इरिगेशन की जहाँ पे सुविधा नहीं होती, मान लो खरीफ की फसल में रेनफॉल जब सीजन होता है, जहाँ पे बरसात के रीजन में, उस समय मकई या धान की खेती की जाती है, उस समय सफिशिएंट रेनफॉल होता है मानसून की वजह से। लेकिन जैसे ही ठंडी आती है तो ठंडी में क्या होती है, जैसे ही मान लो मकई या धान की खेती होती है उसको काट दिए जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे देखोगे जब मॉइस्चर होता है खेतों में, तो उस समय क्या होता है, जुताई करने के बाद वहाँ पे देखोगे सरसों या चना या मटर, या वहाँ पे देखोगे गेहूँ नहीं तो उगाए जाते हैं, ज्वार, गेहूँ, ठीक है, ज्वार उगाए जाते हैं, वहाँ पे बो दिए जाते हैं। जब वहाँ पे क्या है, सफिशिएंट मॉइस्चर होता है आफ्टर रेनी सीजन, तो सफिशिएंट मॉइस्चर होता है सॉइल में, तो वहाँ पे बो दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, वो जब उगते हैं, उगने के बाद वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं, रेनफॉल। यदि एक आध दो बार ठंडी में बारिश हो गई तो आप देखोगे सरसों की फसल या वहाँ पे ज्वार की फसल या चना की फसल अच्छे से हो जाती है। और यदि रेनफॉल नहीं होती है तो हो सकता है प्रोडक्टिविटी कम होगी वहाँ पे, यानी कि उतना अच्छा फसल नहीं होता है। तो आप देखोगे लार्ज पर्सन ऑफ इंडिया में क्या करती है, ड्राई लैंड की फार्मिंग की जाती है। उसके लिए आप देखोगे
कि जो टेक्निक यूज की जाती है, जो बुआई का समय होता है वो सफिशिएंट जो मॉइस्चर होता है आफ्टर रेनी सीजन उस समय बुआई कर दी जाती है, और वहाँ पे सफिशिएंट मॉइस्चर होने के कारण वो फसल क्या होती है अच्छे से जम जाती है और धीमे धीमे बढ़ने लगती है, और प्रोडक्टिविटी हालांकि कम होती है लेकिन वहाँ पे फसल हो जाती है। तो वहाँ पे क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं ड्राई लैंड में कि टाइमली सोइंग होती है, टाइमली बुआई होती है। इसके अलावा मल्चिंग भी प्रैक्टिस कहीं कहीं भी यूज हो जाता है। मल्चिंग प्रैक्टिस में क्या होता है कि वहाँ पे प्लास्टिक की मल्चिंग की जाती है या इसके अलावा मान लो पुआल होती है उसकी मल्चिंग की जाती है, जिससे क्या होता है मल्चिंग करने से क्या होती है कि जो सॉइल में मॉइस्चर होती है वो इवेपोरेट नहीं होती है, वहाँ रिटेन रहती है, तो मल्चिंग की जाती है। इसके बाद वीट को कंट्रोल किया जाता है, घास फूस नहीं उगने जाते हैं। घास फूस यदि उगेंगे तो कहेंगे मॉइस्चर ज़्यादा यूज कर लेगा सॉइल का, तो वीट कंट्रोल करते हैं। और फिर देखोगे शेल्टर बेल्ट, जिससे फील्ड है, फील्ड के चारों ओर शेल्टर बेल्ट लगे होते हैं, जिससे क्या होती है बहुत ज़्यादा धूप वहाँ पे नहीं पड़ती है, जिससे इवेपोरेट कम हो। इसके अलावा आप देखो दोस्तों तो ड्राई लैंड जो टेक्निक होती है, हाँ ड्राई लैंड जो टेक्निक होती है उसमें रेनफॉल कभी कभी रबी सीजन में हो जाता है, तो रेनफॉल वहाँ पे होती है, उससे क्या होती है प्रोडक्टिव बढ़ जाती है। इसके अलावा आप देखोगे दोस्तों जो वहाँ पे फसल यानी जो क्रॉप जो चूज करते हैं वो क्या करते हैं बहुत कम ड्यूरेशन वाले होते हैं, यानी कि वो जल्दी 2 महीने या 3 महीने में वो क्रॉप फसल तैयार हो जाते हैं। ऐसे फसल वहाँ पे चूज करते हैं, और वाटर जो इंटेंसिव क्रॉप नहीं होते हैं, वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप नहीं होते हैं उसको यहाँ पे चूज किया जाता है। तो ये सारे टेक्निक यूज किए जाते हैं ड्राई लैंड एरिया में। फिर देखो कि सिग्निफिकेंस क्या है ड्राई लैंड फार्मिंग का दोस्तों, तो जनरली सिग्निफिकेशन आप देखो ड्रॉट प्रोन एरिया में ही ड्राई लैंड फार्मिंग की जाती है। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग जो होती है या बोलो या सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग इन ड्रॉट प्रोन एरिया, दोनों सेम ही है, क्योंकि ड्राई फार्मिंग क्या होती है ड्रॉट प्रोन एरिया में होती है। तो आप इंडिया में देखोगे तो 75% जो फार्मर है वो ड्राई लैंड एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसमें आप देखोगे स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, यानी कि जो टोटल फार्मर है 75% में भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। उनके पास क्या है कि जो खेत है बहुत ही कम है, और बहुत कम है खेत, उनके पास इरिगेशन की सुविधा नहीं है, क्योंकि ड्राई फार्मिंग करते हैं, इरिगेशन सुविधा नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम होंगी, और प्रोडक्टिविटी कम होंगी तो क्या होंगे वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब कि अपनी फैमिली के लिए वहाँ पे फसल उगाते हैं। तो आप देखो कितनी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो इंडिया के 75% फार्मर ड्राई लैंड एरिया में निवास करते हैं। उसके अलावा देखोगे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, और जो खेती की जाती है वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है। तो इसकी सिग्निफिकेंस है कि इसको अच्छे से कंजर्व किया जाए। इसके बाद देखोगे कि लार्जर पोर्शन ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है फार्मर सेक्टर में वो ड्राई फार्मिंग से ही आती है, क्योंकि एरिया भी 75% पूरा कवर करता है। यहाँ पे फार्मर भी आप देखोगे 75% फार्मर जो है मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है। तो एग्रीकल्चर जो एम्प्लॉयमेंटी होती है वो सबसे ज़्यादा ड्राई फार्मिंग में होती है, तो इसकी भी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। फिर देखो मेजॉरिटी जो क्रॉप होते हैं जैसे बाजरा, मकई, मेज, रागी, ऑयल सीड आप देखोगे 90% ऑयल सीड होती है, ये ड्राई फार्मिंग से ही होती है। इसमें आप देखोगे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, और देखो दाल में भी देखो मूंग दाल हो गया, ठीक है। कॉटन भी यहाँ पे ड्राई फार्मिंग की जाती है। और जो राइस की प्रोडक्शन होती है वो कुछ जैसे 30% जो राइस की प्रोडक्शन होती है वो भी ड्राई फार्मिंग के प्रैक्टिस से ही की जाती है। कुछ मतलब 70% राइस प्रोडक्शन आप देखोगे वेट फार्मिंग से की जाती है, वेटलैंड फार्मिंग से, लेकिन 30% जो राइस का प्रोडक्शन होता है वो ड्राई फार्मिंग से होता है। तो ये देखो इतनी महत्वपूर्ण, यानी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप होती है ड्राई फार्मिंग से की जाती है। उसमें 90% ऑयल सीड ड्राई फार्मिंग होती है यहाँ पे, और दालें भी जैसे चना, मटर, ठीक है, मूंग दाल, ये सब ड्राई फार्मिंग से की जाती है। फिर देखो ड्राई फार्मिंग क्यों नीडेड होती है कि यदि ड्रॉट प्रोन एरिया में ड्राई फार्मिंग नहीं की जाती है तो वहाँ पे डिजर्टिफिकेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि डिजर्टिफिकेशन को स्टॉप करने के लिए ड्राई प्रोन एरिया में ड्राई फार्मिंग बहुत ही ज़रूरी है। यदि ड्राई फार्मिंग नहीं करेंगे डिजर्टिफिकेशन बढ़ेंगे, वहाँ पे इरोजन ज़्यादा होगा, विंड का इरोजन होगा, और मॉइस्चर और ज़्यादा इवेपोरेट हो जाएगा। तो यदि क्रॉप वहाँ पे नहीं उगेंगे तो मॉइस्चर इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट ज़्यादा होगा तो क्या होंगे वो एरिड लैंड पे कन्वर्ट हो जाएगा, और बाद में हॉट डिजर्ट बन जाएगा, ठीक है। डिजर्टिफिकेशन स्टॉप करने के लिए ड्राई फार्मिंग वहाँ पे ज़रूरी है। अब देख लें दोस्तों चैलेंजेस क्या हैं ड्राई फार्मिंग का ड्रॉट प्रोन एरिया में। तो चैलेंजेस हैं कि लो अनसर्टेन रेनफॉल है,
और क्रॉप फेल्योर बहुत ज़्यादा होता है। आप देखो ड्राई फार्मिंग में जैसे वहाँ पे इरिगेशन की सुविधा नहीं है, मानसून में यदि 15-20 दिन का ब्रेक आता है तो बहुत सारे क्रॉप क्या होते हैं वहाँ पे फेल हो जाते हैं, यानी सूख जाते हैं। और जो सूखते भी नहीं हैं वो बच भी जाते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, उतनी अच्छी यील्ड नहीं देता है। तो लार्ज और देखो दूसरा क्या है कि लार्जर मैच्योरिटी वाले ड्यूरेशन वाला क्रॉप को वहाँ पे उगाए नहीं जा सकते। अब देखो बहुत कम ड्यूरेशन वाले क्रॉप को आप उगाओगे तो उसमें क्या होगी, प्रोडक्टिविटी कम होती है। लार्जर ड्यूरेशन वाले क्रॉप को उगाने से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। जैसे मान लो एक राइस की, एक पैडी की जो वैरायटी है वो मान लो 4 महीने में तैयार होती है। एक पैडी की वैरायटी है जो 2.5 महीने में तैयार होती है। तो 4 महीने में जो तैयार होगी उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि लार्जर ड्यूरेशन लगते हैं, 2.5 महीने वाले में कम होती है। तो यहाँ पे मान लो ड्राई फार्मिंग में आप ऐसे क्रॉप को चूज करते हैं जहाँ पे कम ड्यूरेशन वाले होते हैं। तो कम ड्यूरेशन वाला आप चूज करोगे तो प्रोडक्टिविटी कम होंगी, प्रोडक्टिविटी कम होंगी तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है तो उनके क्या होंगे, जीवन यापन के लिए सिर्फ वो प्रोडक्शन हो पाएगा। तो उसमें क्या होंगे यहाँ पे कि सब्सिस्टेंस, एक तरह सब्सिस्टेंस जो फार्मिंग होगी वहाँ पे, ठीक है। तो पुअर नाइट्रोजन और फास्फोरस भी सॉइल में पाए जाते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया में। तो इतने सारे चैलेंजेस हैं, यानी नाइट्रोजन भी फास्फोरस भी कम पाई जाती है ड्रॉट प्रोन एरिया में। और लार्जर मैच्योरिटी ड्यूरेशन वाले क्रॉप को उगाए नहीं जाते, शॉर्टर ड्यूरेशन वाला मैच्योरिटी वाला क्रॉप को उगाएंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। अब देखो लो अनसर्टेन रेनफॉल होते हैं, क्रॉप फेलियर ज़्यादा होता है। क्रॉप फेलियर ज़्यादा होगा तो फार्मर में स्ट्रेस ज़्यादा होंगे, स्ट्रेस में ज़्यादा होंगे तो सुसाइड भी करने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं ड्राई एरिया फार्मिंग में। तो ये रहा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखे ड्राई फार्मिंग के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे स्टडी किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि कोई पॉइंट यहाँ पे छूट गया हो तो भी कमेंट करके हमें बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।